हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत धामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मुक्त पतन क्या है या फ्री फॉल क्या है। अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ये हम देख रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ एक बॉल को दिखाया गया है, गेंद को दिखाया गया है, जिसे यदि हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने पर कुछ समय तक तो वो ऊपर की ओर जाती है। इसके बाद उसका वेग कम होने लगता है। उसका वेग जैसे ही कम होने लगता है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है। इसके कारण वह धरातल की ओर खिंचाव महसूस करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और वह धरातल पर नीचे गिरने लगती है। यहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होगा, दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से वह ऊपर की ओर फेंकी गई बॉल धरातल पर नीचे की ओर आना चालू करती है। ये देखिए, एक एंड पॉइंट से वापस फिर वह नीचे की ओर आती है। इसका मुख्य कारण यही है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है उसके वेग में कमी आती जाती है, अर्थात वहां बल का मान कम हो जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान वहां पर अधिक होने लगता है, जिसके कारण वह नीचे की ओर आना चालू कर देती है। तो यह वापस से नीचे आ जाती है, धरातल पर आ जाती है। तो यहाँ पर यही कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बॉल का नीचे की ओर गिरना, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। और जब बॉल ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर फेंकने जैसे ही बॉल हाथ से ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है, तो ऊपर से जैसे ही वो नीचे आती है तो अपन ये कहेंगे ऊपर फेंकी गई बॉल नीचे आने का मुख्य कारण है कि वह अब गुरुत्वाकर्षण बल के हवाले कर दी गई है। अब गुरुत्वाकर्षण बल को जो कुछ करना है वो गुरुत्वाकर्षण बल को ही करना है। तो यहाँ पर जैसे ही उसके वेग में कमी हो जाती है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण वह धरातल पर गिरने लगती है। और जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल पर गिरना या पृथ्वी सतह पर गिरना होता है, तब हम कह सकते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है या वह बॉल मुक्त पतन में है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। दूसरे उदाहरण में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेड़ से आपको नारियल गिरते हुए नजर आए। उसका मुख्य कारण पेड़ में नारियल लगे हुए, उनका गिरने का मुख्य कारण यही रहेगा। आप देख पाएंगे तो फ्री फॉल, अर्थात एक बार वह पेड़ से टूट गया तो फिर वह गुरुत्वाकर्षण बल के हवाले कर दिया गया, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आ जाता है और वह फिर नीचे की ओर पर गिरने लगता है, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर गिरना चालू कर देता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आना चालू हो जाता है। तो यहाँ ये बातें कैलकुलेट होती, गणना कर चुकी गई है, बातें न्यूटन द्वारा गणना कर ली गई कि वास्तव में ये फ्री फॉल है। गैलीलियो ने भी इसके बारे में बात की है। ये वास्तव में क्या है, फ्री फॉल के नाम से ही जाना जाता है। कोई भी बॉल जब ऊपर से नीचे की ओर पे गिर रही होती है तो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के केंद्र की ओर खिंचाव महसूस करती है, नीचे गिरने लगती है। तो इसका मुख्य कारण यही रहा, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर है और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके वेग में परिवर्तन होता है, और वेग में जब परिवर्तन होता है तो यहाँ पर त्वरण इसमें उत्पन्न होता है, और त्वरण जो उत्पन्न होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है, और इसे हम स्मॉल जी लेटर से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये नोटिस करना है, ध्यान रखना। आपको ये ध्यान भी रखना है साथ साथ में, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर पर आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, बॉल नीचे की ओर पर आ रही, गिर रही है, तो इसका कारण ये है कि वह वहां पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान, यहाँ पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है, यदि बॉल नीचे आ रही है तो वो धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। यहाँ पर गुरुत्व त्वरण बल का मान धनात्मक होगा। यदि बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो पहले उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होगा, अर्थात ये कहेंगे कि उसके वेग में भी वृद्धि हो रही, तो ऊपर जा रही, धीरे धीरे उसका वेग कम होगा। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होना चालू होता है, अर्थात जब वस्तु नीचे गिरने लगती है तो गुरुत्वीय त्वरण बल का मान धनात्मक होना चालू हो जाता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक है। हम यहाँ दो ऐसी वस्तुओं पर विचार कर रहे हैं, जो कि एक भारी है और एक हल्की है, जिसमें कि एक पेपर शीट आपको दिखाया गया है, ठीक, जिसमें आप देख पाएंगे एक पेपर शीट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है।
तो वो आपको दिखाया गया है। ये पेपर शीट है, यहाँ पर बॉल को दिखाया गया है। तो ये दोनों ही चीज़ों को वास्तव में ऊपर से जब छोड़ा जाता है, एक निश्चित समान दूरी से जब यहाँ पर छोड़ा जाता है, तो कौन इनमें से पहले धरातल पर पहुंचेगा, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। तो आप देख पाएंगे ये खुला क्षेत्र है जहाँ पर वायु का प्रभाव भी है, ठीक है ना। तो ये खुले क्षेत्र में वायु भी मौजूद है, तो कौन इनमें से पहले यहाँ पर नीचे धरातल पर पहुंचेगा, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगा, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो को देखकर ही मिल जाएगी कि कौन सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगा, इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, देखिए एक साथ ही दोनों को छोड़ा गया है, लेकिन यहाँ कवर करते हुए बॉल सबसे पहले धरातल पर नीचे पहुंचती है। कागज की शीट धीरे 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 नीचे पहुंचने का प्रयास करती है। उसका मुख्य कारण ये है कि कागज की शीट पर वायु का घर्षण बल भी काम कर रहा है, वायु का अवरोध बल भी यहाँ पर काम करता है, जिसके कारण उसे पहुंचने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम ये देख पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये प्रदर्शित हो रहा है कि किस प्रकार से ये सीट जो वास्तव में ऊपर से छोड़ी गई हैं, उस सीट में सबसे पहली बात सीट और गेंद को छोड़ा गया, तो गेंद सबसे पहले नीचे गिरती है और कागज की सीट बहुत देर बाद नीचे गिरती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गेंद में वजन या द्रव्यमान, जिसे हम बोल रहे हैं, द्रव्यमान की मात्रा ज्यादा है, कागज में द्रव्यमान की मात्रा कम है। तो द्रव्यमान जिसमें ज्यादा है वो नीचे आ जाता है पहले, और जो कागज है, कागज में द्रव्यमान की मात्रा कम है, तो वो देर से नीचे आता है या बहुत देर बाद नीचे यहाँ पर आता है। उसका कारण यह है कि उसमें बीच में वायु उसमें घर्षण बल का कार्य करती है, जो उसे आने से रोक देती है और वह धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे की ओर आता है। लेकिन दोनों ही वस्तुएं वास्तव में फ्री फॉल में है, मुक्त पतन में है, तो फिर ऐसा क्यों? तो हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ वायु ही इनके बीच में घर्षण का कारण बनती है और विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अलग अलग समय में नीचे की ओर पर गिराती है। यदि हम बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्र से वायु को हटा दिया जाए या वहां पर निर्वात कर दिया जाए, निर्वात करने के बाद इन दोनों को हम वहां से गिरा कर देखें, ऊपर से नीचे की ओर पर डाउन में लाएं या हम ऊपर से छोड़ें, छोड़ने पर हमें पता चलेगा कि वास्तव में क्या कंडीशन होती है। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने चलेंगे और आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड प्रदर्शित करेंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि एक आपके सामने निर्वात युक्त पात्र लिया गया है और निर्वात युक्त पात्र में आपको यहाँ पर दिखाई देगा पेज और गेंद को रखा गया है। पेज और गेंद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर रखी गई हैं, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर ये गेंद है और ये पेज रखा गया है, ठीक है। तो निर्वात युक्त पात्र में रखे गए हैं, यहाँ पर निर्वात कार्य कर रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से ये दोनों चीजें निर्वात में रखी गई और यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से यहाँ पर ये गिरती हैं। ये फ्री फॉल के अंतर्गत है, लेकिन निर्वात में है, तो हम ये से इन्हें छोड़ते हैं तो देखिए दोनों समान रूप से समान समय में नीचे की ओर पर आती हैं या नीचे गिरती हैं, एक ही साथ नीचे गिरती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायु काम नहीं कर रही है या वायु पेज को बीच में घर्षण बल के रूप में अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, ठीक, जिसके कारण दोनों नीचे समान रूप से गिरती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी पिंड होगा, कितने भी द्रव्यमान का होगा, यदि उसे निर्वात में एक साथ नीचे गिराया जाए हल्की वस्तु के साथ में, तो भी वह एक साथ नीचे की ओर पर पहुंचेंगे, ठीक। इसका कारण यह है कि वास्तव में निर्वात वहां पर है, अर्थात वायु वहां पर नहीं है, ठीक। तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि वह मुक्त पतन में है। तो मुक्त पतन की परिभाषा आपको यहाँ से स्पष्ट हो रही होगी। यदि कोई वस्तु को वास्तव में ऊपर से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह धरातल पर नीचे की ओर आने लगती है और इसी को कहते हैं कि वस्तु वास्तव में मुक्त पतन में है। मुक्त पतन का मतलब नीचे की ओर गिरना, ठीक है, फ्री फॉल होना। फ्री फॉल का मतलब है कोई उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। तो वायु भी यहाँ पर दबाव नहीं डाल रही है, इसीलिए इसे कहा जा रहा फ्री फॉल या मुक्त पतन में दोनों है और दोनों ही समान रूप से गिरकर नीचे की ओर पर आती हैं। नेक्स्ट में हम आगे चलते हैं। हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम हम यहाँ पर जान चुके हैं, जिसमें कि आपको बताया गया है F बराबर G कैपिटल M एंड स्मॉल m अपॉन जैसे बटा डी स्क्वायर यहाँ पर आपको बताया गया है। ये हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब वस्तु यहाँ पर से नीचे की ओर डाउनफॉल में होती है या नीचे की ओर गिरती है, तो गिरते समय यहाँ पर उत्पन्न जो त्वरण होता है वह त्वरण वास्तव में ए त्वरण के बराबर ही यहाँ पर होता है।
जी का मान। ए का मान जी के बराबर ही होता है और जी को बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। इसे गुरुत्वीय त्वरण बोलने का कारण है क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। इसका मान भी या इकाई भी वही होगी जो हमारे सामान्य त्वरण की होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही इसकी इकाई होगी। इसे अपन यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो सेम इकाई होगी, इसके स्थान पर ए के स्थान पर हम जी को प्रोवाइड करेंगे, रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी कल देखिए, तो F बराबर हम जानते हैं, ये समीकरण आप एक ले लीजिए इसे। तो F बराबर होता क्या है, F बराबर होता है ma, हम जानते हैं। तो ma के स्थान पर देखिए हम यहाँ पर F बराबर और यहाँ हम लिख सकते हैं mg, हम यहाँ पर लिखेंगे g। तो a के स्थान पर मैं यहाँ g को रख रहा हूँ, इसका मुख्य कारण है क्योंकि त्वरण अब गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाने लगा है, ठीक ना, क्योंकि वह वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उसे कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। तो यहाँ से आप ये देख पाएंगे। तो अब समीकरण एक में f का मान mg रखने पर, तो mg जब हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक, तो यहाँ पर जब ऐसे mg रखेंगे, mg रखने के बाद यहाँ पर देखिए कैपिटल G मिलेगी जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसे आप जानते हो, और यहाँ पर मिलेगा कैपिटल M, जी है स्मॉल m, और यहाँ पर है d2, ठीक। तो यहाँ स्मॉल m ये तो आपके कट जाएंगे। अब आपके पास ये बचा हुआ है वो बचेगा g बराबर, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान आप ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैपिटल M बटा डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे, या इस समीकरण से हम गुरुत्वीय त्वरण का मान परिकलित कर सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान परिकलन करने के लिए हमें इन चीजों के मान की आवश्यकता है। हम सपोज दैट मान लें कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की ओर गिर रही है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये अर्थ है, अर्थ में आप जानते हैं इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। और साथ साथ में इसका द्रव्यमान हमें मालूम चल जाए, टोटल द्रव्यमान, अर्थात m का मान हमें पता चल जाए, कैपिटल M का मान हमें पता चल जाए, ठीक। r त्रिज्या और कैपिटल M का मान यदि हमें पता चल जाए तो हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि g का मान हमें मालूम है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान मालूम है, तो यहाँ पर हम इन दोनों के मान आपको बता देते हैं। यहाँ देखेंगे आप, तो m का द्रव्यमान यहाँ पर आप पता कर पाए हैं, तो m का द्रव्यमान यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 6 गुणा 10 की घात 24, यहाँ पर इसका द्रव्यमान है, ठीक। ये किसका द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर है और दिया गया है। साथ साथ में इसकी त्रिज्या का मान आप देखते हैं तो 6.4 गुणा 10 की घात 6, ठीक। यहाँ पर इसकी त्रिज्या है, ये मीटर में दी गई है, और यहाँ पर ये द्रव्यमान है वो किलोग्राम में आपको मिलेगा, ठीक। और जी नियतांक, ये दोनों ही मान समीकरण में रखेंगे हम। तो समीकरण कहाँ है हमारे पास, समीकरण ये यहाँ पर है। तो यहाँ देखेंगे हम कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर मौजूद है या पृथ्वी के पास ही मौजूद है, ज़्यादा दूर नहीं है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर मौजूद है, यदि कोई वस्तु यहाँ मौजूद है, उस कारण की उस कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कोई वस्तु यदि पृथ्वी की सतह पर मौजूद है तभी हम यहाँ देखेंगे, या उसके आसपास मौजूद है तब हम डी का मान आर से बदल देंगे। यदि कोई वस्तु सतह पर मौजूद है तो डी के स्थान पर हम आर रखेंगे, ठीक है ना। और आर यहाँ पर वास्तव में पृथ्वी की त्रिज्या है, ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है आर, पृथ्वी की त्रिज्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पृथ्वी की त्रिज्या। तब यहाँ पर समीकरण बन जाएगा हमारे पास g बराबर, जो समीकरण बनेगा वो आएगा यहाँ पर g बराबर कैपिटल G कैपिटल M और R स्क्वायर, यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण में, ये सेकंड समीकरण था, यहाँ पर आपके सामने ये थर्ड समीकरण आपके सामने है। अब R का मान आपको क्या दिया गया है तो देख लीजिए, R का मान आपको जो त्रिज्या है, त्रिज्या का मान मिलेगा 6.4 इंटू 10 की घात 6 मीटर। M का मान अर्थात पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, ठीक। इसके बाद G जो है नियतांक है
उस कैपिटल जी का मान हम यहाँ पर नोट करते हैं 6.7 इंटू 10 की घात -11 यहाँ पर नियतांक के रूप में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आप इनके मान लिख सकते हैं। इसकी इकाई हम यहाँ लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम वर्ग प्रति किलोग्राम यहाँ पर हम लिखेंगे, तो जी इसकी इकाई है। ये मान हमें इस समीकरण में रखना है, समीकरण 3 में आर एम जी के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं हम। तो g का मान यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो g बराबर यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल G का मान आप जानते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में लिखेंगे 6.7 गुणा 10 की घात -11 यहाँ पर लिखेंगे गुणा 6, यहाँ पर कैपिटल M का मान लिखेंगे गुणा 10 की घात 24 यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से ये मान लिख पा रहे हैं हम। और बटे में जो संख्या है इसका, ठीक है, त्रिज्या उसका मान लिख देते हैं। त्रिज्या जहाँ पर है 6.4 गुणा 10 की घात 6 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से। लेकिन हमें कोष्टक लगाकर 2 से वर्ग करना है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट में अब हमारे पास ये बचेगा। यह देखिए, इन घातों को गुणा में घाते हैं, एक माइनस में एक प्लस में, इसे हम घटा देते हैं, घाते घट जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 6.7 गुणा 6 गुणा 10 की घात 13 यहाँ पर शेष रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो नीचे बटे में संख्या दी है इसे मैं किस प्रकार से लिखूंगा, 6.4 गुणा 6.4 कोष्टक बंद और गुणा 10 की घात 2 का गुणा 6 में कर दूंगा, घाते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगी 6 दूनी 12। ठीक, आपको यहाँ पर दिखाई देगा हुआ 6 दूनी 12। तो यहाँ से देखिए आप नेक्स्ट स्टेज में आप देख पाएंगे, अगले पद में आप देख पाएंगे किस प्रकार से इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर लगभग गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, ये आ जाएगा 40.2 यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 40.2 हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है इन दोनों का गुणा करने पर। यहाँ पर घात इसकी 13 है, तो यहाँ पर मैं घात 10 की घात 13 कर देता हूँ। ठीक, वटे में नीचे देखेंगे 6 और 0.4, 6.4 का जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर 36 और 4, यहाँ पर आपको 40.96 के समथिंग आंसर आपको मिलेगा। और गुणा यहाँ पर आपको करना 10 की घात 12। अब घातन देखिए, आपको 12 और 13 ये घात में यदि ऊपर ले जाऊं तो आपके सामने ये घातें घट जाएंगी, या सीधे भी हम काट सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। केवल आगे ये जैसे ही घात काटेंगे तो यहाँ पर से ये तो पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 10 शेष रह जाएगा, 10 शेष रह जाएगा, अर्थात संख्या ऐसी आपको प्राप्त होगी 40.2 गुणा यहाँ पर मिलेगा 10 और यहाँ आपको मिलेगा 40.96 आपको मिलेगा। अब इनका हमें गुणा करना है, तो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे। g बराबर 40.2 का जब आप गुणा करते हैं तो ये आपको मिलेगा 402 भागित आपको मिलेगा 40.96। इसमें भाग लगाएंगे हम, इसमें भाग लगाने पर हमें आंसर जो प्राप्त होता है वो हमें आंसर प्राप्त होगा 9.8। दशमलव के एक अंक तक हम लेंगे 9.8 यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो दशमलव के एक अंक तक हम यहाँ पर लेंगे और यह आएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हम वास्तव में कैलकुलेट कर पाए हैं, यहाँ पर देख पाए हैं। इस प्रकार से आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान परिकलन करने के लिए आए तो आप वहां से परिकलन कर सकते हैं, उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही प्रेस करेंगे आप वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, यदि आपने इससे संबंधित पहले का वीडियो नहीं देखा है गुरुत्वाकर्षण संबंधी, तो मैं उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, या फिर मैं उसे आई बटन पे आपको दे दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं।